दिसंबर 1989। एक खास प्रीव्यू शो में मनमोहन देसाई अमिताभ बच्चन की एक ऐसी फिल्म देख रहे थे जिससे उनका कोई रिश्ता न था। टीनू आनंद ने वैसे तो अमिताभ के लिए कालिया और शहंशाह जैसी 2 हिट फिल्में डायरेक्ट की थीं, लेकिन इस तीसरी फिल्म को लेकर उनका हौसला डगमगाया हुआ था। इसलिए नहीं कि फिल्म कमजोर लग रही थी, बल्कि इसलिए कि इसमें इतने बड़े हाथ लगे थे और इतनी उम्मीदें बंध गई थी कि उनका अपना हाथ हर फैसले पर कांप रहा था। फिल्म की कहानी लिखी थी अमिताभ को 15 साल पहले एंग्री यंग मैन बनाने वाली लेखक जोड़ी के बड़े नाम जावेद अख्तर ने, और इसका एकमात्र गाना लिखा था अपने दौर के मशहूर शायर कैफी आजमी ने। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रोडक्शन में अमिताभ का कोई शेयर भले न हो, लेकिन पर्दे के पीछे ये चर्चा थी कि राजनीति से संन्यास के बाद इमेज मेकओवर के तौर पर बनाई गई यह फिल्म अमिताभ की अपनी फिल्म है। और फिल्म सुर्खियों में तब आ गई जब जावेद अख्तर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान कर दिया कि यह अमिताभ बच्चन की अब तक की बेस्ट फिल्म है, और ये भी कहा कि मैंने उनके लिए इससे बेहतरीन कहानी कभी नहीं लिखी। इसमें कोई शक नहीं कि यह आम कमर्शियल फिल्मों से हटकर थी। कहानी और ट्रीटमेंट अलग था, अमिताभ का कैरेक्टर यूनिक था। ऐसे में डायरेक्टर टीनू आनंद और प्रोड्यूसर एच.ए. नाडियाडवाला ने फैसला किया कि इसे रिलीज करने से पहले कुछ खास लोगों को दिखाया जाए। इसके लिए एक प्रीव्यू आयोजित किया गया और डायरेक्टर की निगाहें जिस खास मेहमान पर थीं वो थे अमिताभ के फिल्मी गॉडफादर कहे जाने वाले मनमोहन देसाई। देसाई ने अमिताभ के साथ 8 फिल्में बनाई थीं और आखिरी फिल्म तूफान तो 4 महीने पहले ही रिलीज हुई थी। ऐसे में अमिताभ की किसी फिल्म पर कोई ठोस राय देने के लिए देसाई से बड़ी पारखी आंखें किसकी हो सकती थीं। प्रीव्यू खत्म होते ही देसाई ने कहा, यार मुझे ये क्लाइमेक्स कुछ जमा नहीं, इसे बदल डालो, हो सके तो आजाद को मार डालो। आजाद यानी लीड हीरो अमिताभ बच्चन, और क्लाइमेक्स बदलने की जद्दोजहद शुरू हो गई। फिल्म जावेद अख्तर की कलम से निकली जरूर थी, लेकिन यह हॉलीवुड फिल्म मीट जॉन डो से इंस्पायर्ड थी। पहले इसका नाम सत्यम रखा गया था, फिर महात्मा किया गया, और बाद में जिस नाम पर सहमति बनी वो था मैं आजाद हूं। हमारे सुख दुख एक है, हमारा नसीब एक है, और जिस दिन हम एक हो उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत ना हमें लूट सकती है, ना दबा सकती है, ना मिटा सकती है। कहते हैं कि अमिताभ ने मीडिया के साथ जारी अपने कोल्ड वॉर के मद्देनजर प्रेस और पूंजीवाद के बीच गठजोड़ को बेनकाब करने के लिए भी इस तरह की कहानी लिखवाई थी। सुहासिनी सहगल यानी शाबाना आजमी गोकुलदास के अखबार में काम करती है। मालिक अखबार को पैसा और सियासी लाभ का जरिया बनाना चाहता है। नौकरी जाने से ऐन पहले अपने कॉलम में सुहासिनी एक काल्पनिक पत्र छाप देती है। इसमें आजाद नाम का आदमी सिस्टम की बखिया उधेड़ते हुए कई रसूखदार लोगों के खिलाफ खुलासे करता है और धमकी देता है कि 26 जनवरी को शहर की सबसे ऊंची इमारत से छलांग लगा देगा। यह लेटर शहर में सनसनी मचा देता है, तो अखबार का मालिक गोकुलदास सुहासिनी से कहता है कि यह कवरेज जारी रखो। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर यह आजाद कौन है। आज नहीं तो कल उसे पब्लिक में लाना होगा। फिर योजना बनाई जाती है कि किसी शख्स को आजाद बनाकर लाया जाए और उसे सिखा पढ़ाकर एक बार जनता के सामने ला दिया जाए, और उसके बाद इस काल्पनिक क्रांतिकारी किरदार के नाम से ही सनसनी और अखबार की ताकत बढ़ाई जाए। और यहाँ एंट्री होती है अमिताभ बच्चन की। वो कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, कुछ पता नहीं। शहर में पहली बार आया था। सुहासिनी की नजर पड़ती है और वो उसे पैसे का लालच देकर नकली आजाद बना देती है। लेकिन वो आदमी भीतर से उतना नकली नहीं था जितना समझा गया। वो सचमुच में आजाद का किरदार जीने लगता है, आम जनता के भले के लिए संघर्ष करने लगता है। फिर उसे चढ़ाने वालों से ही उसका टकराव होता है। मुख्यमंत्री और मिल मालिकों से लेकर अखबार का मालिक तक उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। फिल्म के प्रीव्यू में जब मनमोहन देसाई ने क्लाइमेक्स सीन बदलने की सलाह दे डाली तो फिल्म मेकर्स ने इसे पत्थर की लकीर मान ली, और जिस आजाद यानी हीरो को आखिर तक जिंदा रखा जाना था उसे मर जाने दिया गया।
वैसे तो फिल्मों में अमिताभ का मर जाना कभी उनके किरदार को अमर कर दिया करता था, लेकिन इस फिल्म में कवायद कितनी कारगर हुई ये जानने से पहले उसके क्लाइमैक्स से जुड़ा एक और किस्सा जान लें। इस क्लाइमैक्स सीन को फिल्माने के लिए राजकोट क्रिकेट स्टेडियम में 4-5 हजार लोगों की जरूरत थी। सवाल उठा कि इतने लोग आएंगे कहां से? फिर एक उपाय निकला। अखबार में विज्ञापन दिया गया कि फला दिन फला जगह पे अमिताभ बच्चन का एक शो है जिसमें वो स्टेज पर गाना गाएंगे। फिर क्या था, उस दिन 50,000 लोगों की भीड़ आ गई और स्टेडियम में पैर रखने की जगह नहीं थी। एक्टर, डायरेक्टर और कैमरामैन तो तैयार थे ही, सेट भी सजा सजाया था। इधर अमिताभ ने माइक थामी और गाना शुरू किया और पब्लिक को बाद में पता चला कि ये तो फिल्म की शूटिंग चल रही है। इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, इतने बाजू। क्लाइमैक्स सीन में बदलाव के तहत अमिताभ को छत से कूदकर मरने दिया जाता है और इस पब्लिक एड्रेस के तौर पर उसका प्री रिकॉर्डेड वीडियो प्रोजेक्टर की मदद से एक बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है। फिल्म के इस गाने को अमिताभ ने ही अपनी आवाज दी थी। ये गाना कई बार रिपीट होता है और उस दौर में काफी पॉपुलर भी हुआ था। हीरो हीरोइन के बीच कोई रोमांटिक रिश्ता था ही नहीं, तो उनके बीच कोई गाना भी नहीं था, लेकिन एक एक डायलॉग सधा हुआ था। पैसा कमाना चाहोगे? क्या काम करना होगा? बहुत आसान काम है। आसान काम है तो अच्छा तो हो नहीं सकता। आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उठ जाइए, उठ जाइए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब लोग अपने हाथों से आपको उठा करके यहां से बाहर फेंक देंगे। करीब 1 करोड़ के मॉडरेट बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.5 करोड़ की ही कमाई की और फ्लॉप घोषित कर दी गई। इससे पहले प्रकाश मेहरा की जादूगर और मनमोहन देसाई की तूफान भी फ्लॉप हो गई थी। मैं आजाद हूं को बेस्ट फिल्म कहने वाले बहुत गलत भी नहीं थे, क्योंकि फिल्म कई मायनों में अमिताभ की अब तक की फिल्मों से हटकर थी। इसने उस दौर की मीडिया और कई राजनेताओं की नींद उड़ा दी। इससे पहले किसी फिल्म ने अखबारों, पत्रकारों और इस सेक्टर में पनपती बुराइयों और उनके भ्रष्ट नेताओं से गठजोड़ को इस तरह बेनकाब नहीं किया था। लेकिन इन सब के चक्कर में फिल्म इतनी ऑफ बीट हो गई जिसे देखने के अमिताभ के दर्शक आदी नहीं थे। उन्हें कमर्शियल ढर्रे पर अमिताभ का एक्शन, रोमांस और रोमांच देखने की लत पड़ गई थी। अमिताभ का किरदार जब भी मरा था, लड़ते हुए मरा था। उसका इस तरह सुसाइड करना लोगों को पचा नहीं। प्रेस, पूंजीपति और राजनेताओं के गठजोड़ जैसी जटिल बातें आम आदमी के पल्ले नहीं पड़ी। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि अमिताभ ने ये फिल्म बनवाई ही थी प्रेस पर अपना गुस्सा निकालने के लिए। बहुत कम लोगों को पता होगा कि इमरजेंसी के बाद से ही अमिताभ और राष्ट्रीय मीडिया में एक तरह का कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। दोनों ने एक दूसरे के बायकॉट का ऐलान भी कर रखा था। 1987 में जब अमिताभ राजनीतिक विवादों में फंसे तो मीडिया को मौका मिल गया और वो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गया। और जब वो विवादों से बरी हुए तो उन्होंने भी मीडिया और राजनीति के गठजोड़ को बेनकाब करने का फैसला किया। ये बात अलग है कि ये कवायद कमर्शियली रंग नहीं लाई और लोगों ने इस फिल्म को उस तरह नहीं लिया जैसे शहंशाह को हाथों हाथ लिया गया था। खैर, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चलते चलते वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।